या तो देखिए रियल कहानी बनेगी या फिर वो कहानी रहेगी जो आपके हेड में चल रही है। यू हैव टू चूज। ठीक है। व्हाट इफ बिजनेस नीड ए फुल डे टाइम? जी नहीं। तो फिर कोई दूसरा इनकम का सोर्स जनरेट करें जहां से पैसिव इनकम आती हो, जहां से सर्वाइवल टेक केयर होता हो। ठीक है। पति पत्नी है तो पत्नी अगर कमा सकती है तो उसको वो काम करे, आप करें। Naukri.com का जो ओनर है अपनी वाइफ की सैलरी पे कई सालों तक टिका। राइट। एक ने चूज किया कि उसको बिजनेस का पैशन नहीं है अगर, तो एक जॉब कर रही है। पार्टनरशिप में देखें, राइट पार्टनर ढूंढें कि अगर फुल टाइम चाहिए तो आप हाफ टाइम दे सकें। दूसरा, सोल्यूशन विल कम। अगेन देखिए क्या है, एक्सक्यूज ही है, बट के आगे जो आ रहा है सब एक्सक्यूज है। सर आपकी सारी बातें बढ़िया हैं बट। ठीक है। सो और पता है एडी लोग तो इतने खतरनाक होते हैं ना जस्टिफिकेशन देने में। एडी सिर्फ जस्टिफिकेशन नहीं देते, दे रैशनलाइज देयर सिचुएशन। They give a logical reason for themselves. It is completely logical for me to be in this state. How to check if your thought process is right? Ask yourself, क्या आप जहां पे बिलोंग करते हैं वहां पे हैं? If you're not there, you have to start dropping your current philosophy and current rationalize का मतलब ही होता है rational plus lies. रैशनल मतलब लॉजिकल, लाइज मतलब झूठ। जो लॉजिकल झूठ आपने अपने आप को कह रखे हैं। ठीक है जी। तो मैं एक फिजिकल वर्कशॉप में कई बार होता था, लोग आधे आधे घंटे लेट आ रहे हैं वर्कशॉप में। मैंने पूछा लेट क्यों हो गए? बोले सर वो अलार्म नहीं बजा टाइम पे और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वजह से सर लेट हो गया। मैंने उनसे कहा कि अच्छा यहाँ पे टाइम पे पहुंचने का अगर $1 मिलियन का अवार्ड मिल रहा होता कि जो भी यहाँ टाइम पे पहुंच गया उसको $1 मिलियन मिलेगा, तब भी आप आके यही कहते मुझे कि मेरा अलार्म नहीं बजा। हो सकता है अलार्म ना बजाओ, वो सही बोल रहा है, मगर स्टिल इट इज अ स्टोरी, इट्स अ जस्टिफिकेशन दैट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ। ओके। कम आउट ऑफ दिस फ्रेम। कैसे आना है अभी टूल सिखाऊंगा आपको। ऐसे मैंने बोल दिया और आप आ गए, ऐसा होता तो मैं आज ही संकल्प कर लेता कि 24 घंटे प्रवचन देता रहूंगा और सब बदल जाएंगे। ठीक है। But it doesn't work like that, right? We have to integrate it in our daily practice. तो वो टूल के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। मगर अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेज कि आपको अभी एटलीस्ट, अब जब भी आप इस फ्रेम में होंगे आपको दिमाग में रहेगा तो सही कि कौन सा चश्मा पहना है। एक्सक्यूज का चश्मा पहन रखा है, कॉज एंड इफेक्ट का चश्मा पहन रखा है। अब आपको हिट होने लगेगा, जैसे जैसे ट्रैकर भरेंगे आपको हिट आने लगेगी इस पे। डन। तीसरा फ्रेम है, लिखें, माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। एनएलपी कहती है कि आप माइंड और बॉडी को इस ऐसे चश्मे से देखें कि दोनों एक ही हैं। इनको अलग अलग ना समझें, आपकी अलग अलग हिस्सा हैं। माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। तो यानी कि ये एक दूसरे पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आपके बॉडी में आए हुए बदलाव आपके माइंड में चेंजेस ला सकते हैं और आपके माइंड में आए हुए बदलाव आपके शरीर पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो माइंड एंड बॉडी वन सिस्टम एक पॉजिटिव फ्रेम है और ये फ्रेम लगता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे। तो आज से आप अपनी हेल्थ को या अपनी फिजिकल बॉडी में जो इश्यूज हैं उनको, या फिर माइंड में जो इश्यूज हैं इनको इस फ्रेम में देखना चालू करें, दैट माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। इस पे एक टेक्निक भी आपको बताऊंगा, एज इफ टेक्निक, स्टेट चेंज करने की, जो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
कि अगर मैं अपने बॉडी में कुछ बदलाव करूं तो इससे मेरे माइंड में कुछ बदलाव आ सकते हैं, और अगर मैं अपने माइंड में कुछ बदलाव करूं तो मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि 1983 तक तो बॉडी माइंड माइंड को इक्वेशन में भी नहीं लेते थे, लेकिन आजकल की रिसर्च ये बता रही है कि माइंड को आप हटा नहीं सकते, इसको इक्वेशन में लेना पड़ेगा। देखिए, योर सेल्स आर प्रोग्राम्ड फॉर डेथ एंड लाइफ। आपके सेल्स जो हैं वो डेथ के लिए भी प्रोग्राम्ड है और लाइफ के लिए भी प्रोग्राम्ड है। यस और नो? बिकॉज जिस पल आप जीवित हुए, इस दुनिया में आए, उसी पल से हर एक सांस के साथ यू आर गेटिंग क्लोज टू योर डेथ, एवरी ब्रेथ। तो यानी कि देखिए, आप एक ही मोमेंट पे यू आर इनहेलिंग लाइफ एंड यू आर एक्सेलिंग डेथ। एवरी ब्रेथ is giving you life, but at the same time it is consuming your life as well. Yes or no? मतलब लाइफ की कॉस्ट पे लाइफ मिल रही है। सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस वी आर फीडिंग टू अवर सेल्स? हम हमारे सेल्स को क्या मैसेज फीड कर रहे हैं? मैसेज ऑफ फीलिंग्स, ऐसे मैसेज दे रहे हैं, या फिर मैसेज ऑफ पेन, नेगेटिव थॉट्स, डाउट, मैं ठीक नहीं हो सकता, सेकेंडरी पेन, व्हाई दिस हैपन टू मी, क्यों मेरे साथ हो गया ऐसा, क्यों ये पेन हर समय रहता है, नहीं चाहिए ऐसा शरीर। यस और नो? होता है कई बार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो हाथ में, तो इंसान कहता है ये हटा लो यार, ये हाथ यहाँ से, तो बढ़िया रहे। सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर वी पासिंग ऑन? द मैसेज ऑफ हेट्रेड? आर वी पासिंग ऑन द मैसेज ऑफ बिटरनेस? आर वी पासिंग द मैसेज ऑफ टॉक्सिसिटी? सो आप देखें कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट is like an environment in which environment you are giving to your cells. तो एक मछली को अगर आप एक गंदे पानी में रखेंगे, उसका अंदर का सिस्टम कितना भी बढ़िया हो, आप देखेंगे ना कि वो गंदी होने लगेगी, बिगड़ने लगेगा। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, ये एक एनवायरनमेंट देते हैं हमारे सेल्स के लिए। दैट्स वाई जब मैंने आपको ग्रेटिट्यूड कहा, आज आप जानते हैं ग्रेटिट्यूड पे इतनी रिसर्चेज हैं कि ग्रेटिट्यूड आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये प्रॉपर रिसर्च है आज के डेट के अंदर कि ग्रेटिट्यूड के क्या क्या एडवांटेज हैं। हम तो सिर्फ अबंडेंस और इन सब चीजों में सोचते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड के एक्सपीरियंसेस, फीलिंग, एक्चुअल इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे करती हैं। कोर्टिसोल प्रोडक्शन ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स को लिया जाता है, 100 को विदाउट ग्रेटिट्यूड रखा जा रहा है, बाकियों को विद ग्रेटिट्यूड रखा जा रहा है, और एक महीने के अंदर इनके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, कोर्टिसोल लेवल्स एंड ओवरऑल हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ, ब्लड प्रेशर सब नापे जाते हैं। तो पता लगता है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंदर बेहद इंप्रूवमेंट है फिजिकल बॉडी को लेकर के। तो बॉडी एंड माइंड आर वन सिस्टम। तो जो भी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं आप लोग, हम हीलिंग मेडिटेशन वगैरह भी करेंगे इस कोर्स में, लेकिन आज से एक फ्रेम चश्मा लगाएं, अपने बॉडी और माइंड को एक चश्मे में देखना शुरू करें। प्रिया गॉट द रिजल्ट, बहुत लोगों को मिलता ही है। सो एक फ्रेम में देखें कि यानी कि अगर मेरी बॉडी में इश्यूज हैं तो बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन माय माइंड आई कैन चेंज। क्या करना है अंदर, वो जैसे जैसे आगे जाएंगे हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल माइंड बॉडी फ्रेम ये है। चलो एक एक्सरसाइज कराऊं आपको, चलिए, कि माइंड कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। तो एक तो हमने मैग्नेट वाली एक्सरसाइज की थी, आपको याद हो तो, उसमें एक दूसरी एक्सरसाइज कराता हूँ आपको। एवरीबडी क्लोज योर आइज, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। काफी फेमस एक्सरसाइज है ये, और मैं काफी सालों से करा रहा हूँ इसे। तो एवरीबडी क्लोज योर आइज।
सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें कि आपके सामने एक लेमन है, येलो शाइन करता हुआ लेमन, बिल्कुल राउंड। और इमेजिन करें यू आर टेकिंग इट क्लोजर टू योर नोज, आप उसे हाथ से पकड़ के अपने नोज के आसपास लेकर आ रहे हैं, यू आर मूविंग इट अराउंड योर नोज, वेरी गुड। नाउ इमेजिन करें कि आपके पास में एक चाकू है, इस चाकू से आपने इस नींबू को दो पार्ट में कट कर दिया है, कट इट इन टू पार्ट, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज नथिंग एल्स, कि आपने इस नींबू को दो पार्ट में कट कर दिया है। नाउ सी द फाइबर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट का फाइबर देखें, it- ये जूसी लग रहा है। एंड नाउ इमेजिन कि आप एक हाफ पार्ट को उठा करके अपनी टंग के क्लोज ला रहे हैं, एंड नाउ इमेजिन दैट यू आर स्क्वीजिंग द लेमन, उस हाफ पार्ट को स्क्वीज कर रहे हैं, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द टिप ऑफ योर टंग दीज ड्रॉप्स आर फॉलोइंग। गुड, आंखें खोल लें। अच्छा, कितने लोगों को सलाइवेट हुआ और कितने लोगों को डिस्गस्ट आएगी? बहुत से लोगों को ये फीलिंग आती है, राइट, एक डिस्गस्ट बनती है। और बहुत सारों को सलाइवेट हुआ होगा कि सलाइवा बन गया होगा, ठीक है, डिस्गस्ट, सलाइवेट। हाँ, तो ये दिखने में बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज लगती है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज की गहराई समझें तो आपको पता है कि आपके माउथ में सलाइवा कब पैदा होता है, कैसे पैदा होता है सलाइवा? सलाइवरी ग्लैंड है, जब उसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट जाती है तो वो सिक्रीशन करता है सलाइवा का, वो स्टिमुलेट, सलाइवरी ग्लैंड आपका स्टिमुलेट होता है, तो वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है आपके माउथ में, और डाइजेशन के लिए बॉडी को तैयार करता है। इसमें एंजाइम्स हैं जो बॉडी को डाइजेस्ट करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। देखिए, नींबू कहाँ था? क्या कोई रियल नींबू था? इट वाज जस्ट इन योर हेड, एंड यू कैन इनिशिएट एन इलेक्ट्रिकल करंट जस्ट बाय इमेजिनिंग। Electrical current is physical. It's Nimbu is imagination, but current is physical. This saliva that you had in your mouth, this saliva is physical. Yes or no? So to your imagination, your lemon was just a thought, and there is a gland which responded to your thought. Clear है जी? कई बार आप देखते हैं that in your dream you are seeing some images and those images create a physical response in your body, कि आप नींद में कहीं पे गिरे हैं तो सडनली आपका हार्ट पाउंड कर रहा है बॉडी, और कई तो चमक भी जाते हैं नींद के अंदर ही, और कई तो बोलने भी लगते हैं। एक्चुअल मतलब कि देर इज सम इमेज इन योर हेड, दिस इमेज इज stimulating your vocal cord, and through that vocal cord you are actually generating some words out of your mouth. Hmm? So body and mind are one system, or just by creating right thoughts in our mind we can learn to influence our body. मेन क्रक्स ये है। क्लियर है जी? सेम पेज लिख दें अगर तीसरा फ्रेम क्लियर है। इस फ्रेम की एप्लीकेशन कहाँ होगी? इस फ्रेम की एप्लीकेशन एक तो हेल्थ एरिया में होगी, ना सिर्फ यहाँ पे, इसकी एप्लीकेशन स्टेट के चैप्टर में भी बहुत आएगी, कि अगर कॉन्फिडेंस की स्टेट लानी है तो आपने देखा डर की हमेशा एक बॉडी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंस की एक बॉडी लैंग्वेज है। तो यानी कि बॉडी अगर वैसी बनाई हमने जो कॉन्फिडेंस की है, तो मन में भी इंपैक्ट आना चाहिए और कॉन्फिडेंस महसूस होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ फीडबैक में काम करते हैं। सपोज आपको
अंदर से डर महसूस हुआ, आपकी हार्ट बीट बढ़ी, ब्रीदिंग पैटर्न बढ़ा, स्वेटिंग हुई, चेहरा लाल पड़ गया, और अब ये चेहरा लाल पड़ना, हार्ट बीट होना फिर से फीड करेगी स्टेट को, अब वो स्टेट और डर थोड़ा और बढ़ेगा। तो ये दोनों एक फीडबैक लूप में आ जाते हैं। तो इनर सेंसेशन, इनर स्टिमुलेश आपकी बॉडी पे इंपैक्ट डालता है, फिर बॉडी के इंपैक्ट को अंदर से जज करता है आपका ब्रेन, उस बॉडी सेंसेशन को जज करता है, फिर वापस फीडबैक देता है। तो डर और बॉडी रिस्पॉन्स, इन दोनों की एक साइकिल बन जाती है, और ये साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल जब जाने लगती है तो फिर बाद में मीनियक होना, पैनिक अटैक आना या एंजाइटी आना। ठीक है। हाउ टू ओवरकम दिस, यस विक्रांत, ये भी बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही बता के बस छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, कि बस चलो अभी ये बता दिया और अब छोड़ देता हूँ। तीसरा क्लियर है। अब चौथा फ्रेम और बता देता हूँ, फिर आपको लंच पे भेज दूंगा। हालांकि एग्जाम्पल गलत था, लंच टाइम पे इस तरीके का एग्जाम्पल देना ठीक बात नहीं होती है, बट तो फोर्थ फ्रेम देखें। फोर्थ फ्रेम है परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। चौथा फ्रेम लिखें, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। देखिए, क्यूरियोसिटी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ में पेशेंस बेहद जरूरी है। ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बात कहते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, इट इज जस्ट दैट कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे में बहुत पेशेंस है, और मैं कई समय तक उससे जुड़ा रहता हूँ, उसको खोजने के लिए। ठीक है। सो क्यूरियस हैविंग क्यूरियोसिटी इज गुड, बट हैविंग इम्पेशेंस इज कंपल्सिवनेस। ओके। फोर्थ, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। या फिर इसको प्री सपोजिशन की तरह भी लिया जाता है, मैं कुछ एनएलपी की प्री सपोजिशंस भी आपको बताऊंगा। प्री सपोजिशन में इसको कहा जाता है दैट मैप इज नॉट द टेरिटरी। ठीक है, मैप एक टेरिटरी नहीं है। कौन बताएगा मुझे इसका मतलब क्या? परसेप्शन इज प्रोजेक्शन मींस व्हाट? व्हाट वी बिलीव वी सी। वेरी गुड। व्हाट वी थिंक दैट वी सी। गुड। false evidence appearing real. Okay. What you believe happens. Our outlook shapes reality. Our perception is truth to us. आप रिएक्ट करते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। What you know that is your world. हम जो विश्वास करते हैं वही प्रकट होता है। क्या बात है, शुद्ध हिंदी बिल्कुल। ऑलमोस्ट सभी ने बिल्कुल सही ही लिखा है। ठीक है, पर इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं, सेंसस के जरिए, राइट। बहुत सारा मिलियन बिट्स, 16 मिलियन बिट्स से 40 मिलियन बिट्स जितना डेटा अंदर गया। ये डेटा जब सेंसस पे जाता है तो इसे कहते हैं रिसेप्शन। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग सेंसरी इनपुट ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जाता है, एक जगह पे नहीं जाता है। तो जो आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, वो ब्रेन के अलग हिस्से में जाके प्रोसेस हो रही है। जो आप मुझे देख रहे हैं वो अलग जगह पे जाके प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो सारे जो इनपुट्स हैं, अलग अलग सेंसेस से जो इनपुट आ रहे हैं, वो एक जगह पे नहीं जाते हैं, ये पहले अलग अलग जगह पे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस।
तो जब ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं तब तक इसे आप क्या कहेंगे, रिसेप्शन कहेंगे, दैट यू हैव रिसीव्ड द डेटा। बट जैसे ही आप इनको इंटीग्रेट करके इनको एक मीनिंग देते हैं, नाउ इट बिकम्स परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है पर्सनल रिसेप्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परसेप्शन। सो अब हमने क्या किया, इस डेटा को इंटीग्रेट करके एक परसेप्शन बनाया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट नॉट द रियल थिंग, वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट आवर परसेप्शन इन द आउटर वर्ल्ड। क्लियर? सो परसेप्शन इज प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपको आकर के ओपिनियंस दे रहे हैं, मोस्टली दोज ओपिनियंस आर बेसिकली देयर प्रोजेक्शंस। ये फ्रेम रिश्तों में बेहद काम आता है, रिलेशनशिप में बहुत पावरफुल फ्रेम है इस फ्रेम में रहना। कैसे, मैं अभी बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई आकर के आपसे बार बार ये कहता है दैट यू आर अगली, तुम बदसूरत हो, या फिर तुम दिखने में अच्छे नहीं, या फिर तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, यू आर अगली, एंड देन यू गेट हर्ट, देन यू फील बैड कि किसी ने मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर दिया, किसी ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। मे बी नाउ इट विल impact your self esteem. Now whenever you go out, you are conscious about your beauty because you are in doubt about your beauty. This might create issue of worthiness, this might create issue of self esteem. Maybe when you are interacting with people, when you are selling, everywhere this thing is going on, it is reducing your self esteem and worthiness. बट आप अगर परसेप्शन इस प्रोजेक्शन फ्रेम को लगा दें, तो जब कोई इंसान आकर के आपको अगली कहता है, तो इट सेज नथिंग अबाउट यू, दैट पर्सन इज प्रोजेक्टिंग हिज आइडिया ऑफ अगलीनेस ऑन यू। So when somebody is declaring that you are ugly, that person is projecting his idea of ugliness on you. तो उसका जो भी ugliness का definition है, ugliness का जो भी perception उसके अंदर exist करता है, वो perception वो आपके साथ fit पा रहा है. So that person is actually expressing his projection. So if somebody says that you are ugly, it says nothing about you. इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है. It is just their projection on you. Clear है? कितनों को बात समझ में आई है? चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेता हूँ, ये थोड़ी ज्यादा ही सिंपलिस्टिक सिचुएशन थी। सपोज एक लड़की है, शादी हुई, एम्बिशियस है और अपना खुद का करियर है, फैमिली का प्रेशर था, सब था, तो अल्टीमेटली सपोज बेबी प्लान करना पड़ा। अब बेबी छोटा है, करियर इंपॉर्टेंट है, तो अब इसने एक केयर टेकर रख रखी है। नौकरी इसने छोड़ी नहीं है क्योंकि इसका एम्बिशन जो है वो उसको बहुत प्यारा है। ठीक है, अब ये काम कर रही है। ठीक है, अब इसके घर के बाकी लोग इसे जज कर रहे हैं और कई बार बातों बातों में उसे कहते हैं यू आर नॉट अ गुड मदर। कई बार हो सकता है इसका हस्बैंड इसे कह देता है यू आर नॉट अ गुड मदर, कई बार उसकी सास कह देती है यू आर नॉट अ गुड मदर, और कई बार शायद आसपास के पड़ोसी लोग भी ऐसा कह देते हैं कि पैसे का क्या करोगे, करियर का क्या करोगे, आई थिंक यू आर सेल्फिश, व्हाट काइंड ऑफ अ मदर यू आर। ओके, नाउ डजंट मैटर हाउ स्ट्रांग शी इज, when you are constantly bombarded with these kind of opinions, now you will start doubting your decision, and then you will start feeling guilty about it. Now there is a parental guilt,
you will experience parenting guilt continuously. Okay? जो लोग इससे गुजरते हैं वो एग्जैक्टली समझ पा रहे होंगे कि अभी मैं क्या कह रहा हूं कि पेरेंटिंग गिल्ट क्या चीज होती है। ये गिल्ट धीरे धीरे ना आपको अपने करियर में अच्छा फोकस बनाने देती है और बार बार आप डाउट करने लगते हैं कि एम आई ए गुड मदर और नॉट। अब इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, एक डुअलिटी एग्जिस्ट करती है कि एक तरफ आइडिया ऑफ गुड मदर और एक तरफ आइडिया ऑफ ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। ठीक है, these two conflicting ideas now creating a conflict and duality in her mind, and many times when you have continuous conflict, these conflicts instead of resolving they start coming in your neck, they start coming in your lower back, and sometimes they start coming as a cancer in your body, because ultimately इनका सप्रेशन आपका ब्रेन जब कांस्टेंट चल रहा है तो सप्रेस करने का प्रयास करता है। और हमने कहा बॉडी माइंड आर वन सिस्टम। सो कई बार माइंड में कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहना लोअर बैक का कारण बन जाता है, पेन का, जो बिना बिना रीजन के डॉक्टर एक्सरे निकालता है, एफएमआरआई कर एमआरआई कर देता है, सब कर देता है, कुछ नहीं निकल करके आता, लेकिन दर्द फिर भी रहता है। तो कई बार आपका ब्रेन जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स लेके चलता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को आपके शरीर के जो वीक पॉइंट्स होते हैं वहां पे जाके डंप कर देता है। तो कई बार घुटने वीक है, लोअर बैक वीक है, नेक वीक है, तो उन वीक पॉइंट्स को जाकर के वहां पे डंप करने की प्रयास करता है। क्लियर है जी? अब अगर इस लड़की को परसेप्शन इज प्रोजेक्शन पता है तो इसकी लाइफ सॉर्टेड है। शी हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट लाइफ, अबाउट हर डिसीजन। ठीक है, सो व्हेन mother-in-law or husband, when people are saying that you are not a good mother, she knows that अगर मेरी मदर इन लॉ मुझे कह रही है that you are not a good mother, she is projecting her idea of good mother on you. It says nothing about you. और इससे पता है you can have compassionate disagreement. जब आप परसेप्शन प्रोजेक्शन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी से हेट्रेड के साथ डिसएग्री नहीं होंगे, आप कंपैशनेटली डिसएग्री हो सकते हैं लोगों के साथ में, बिकॉज आपको पता है कि जो मदर इन लॉ गुड मदर का आइडिया मुझ पे प्रोजेक्ट कर रही है, ये उनकी जो भी कंडीशनिंग हुई है, उन्हें जो अच्छी मदर का आइडिया दिया गया है, ये अपना आइडिया मुझ पे लगा रही है, एंड दैट my behavior is not fitting with their idea, and that's why she is projecting on me. So it is her perception of good mother she is projecting on me. It says nothing about me. It just says that her idea of good mother is not matching with me. That's it. Clear? हाँ, मैं what about positive feedback? ठीक है, बहुत बढ़िया पीयूष, वेल डन। मैं किसी ना किसी एडी से समझ ही रहा था कि ये तो आए। तो देखें, जिस तरीके से किसी ने कहा कि यू आर अगली, उसी तरीके से जब कोई आपको यू आर ब्यूटीफुल कहता है तो ही इज प्रोजेक्टिंग हिज आइडिया ऑफ ब्यूटी ऑन यू। इट सेज नथिंग अबाउट यू।
ठीक है, तो ज्यादा खुश नहीं हो जाने का जब कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे तो। इसलिए तो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो इसलिए मुझे जब भी कोई तारीफ करता है मैं एक ही जवाब देता हूँ, जी खूबसूरती सामने वाले की नजर में है। या फिर मैं कहता हूँ परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। ठीक है, सो इफ समबडी इज सेइंग यू ब्यूटीफुल, और मैं आपसे कह दूं कि ऐसा ना हो पाएगा कि यू रिस्पॉन्ड टू ब्यूटी बट यू विल नॉट रिस्पॉन्ड टू अगलीनेस। यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ ड्यूअलिटी। ओके, सो दोनों पे ही आपको परसेप्शन इज प्रोजेक्शन लगाना होगा। ठीक है, सवाल उठता, अच्छा आप कोई क्रिटिसिज्म दे तो कोई ना कोई एडी अभी ये भी सोच रहा होगा, तो फिर इससे तो ग्रो कैसे करेंगे? अगर हर जगह परसेप्शन इज प्रोजेक्शन है, तो कोई ऑडियंस अगर मुझे फीडबैक दे रही है और मैं कह दूं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, फिर मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, फिर क्रिटिसिज्म कैसे लें? तो क्रिटिसिज्म को डील करने के लिए मेरा 2 स्टेप का मॉडल है, वो आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखें। whenever somebody is criticizing you, you have to do 2 steps। ठीक है, आपको सिर्फ 2 स्टेप करने हैं। वो 2 स्टेप क्या है? देखिए, हम तो इतना पब्लिक डोमेन में रहते हैं, तो कोई इंसान क्रिटिसिज्म से तो फ्री नहीं रह सकता है, राइट? तो देखें, क्रिटिसिज्म में 2 तरीके हैं डील करने के। फर्स्ट, चेक द इंटेंशन। इंटेंशन बोलने वाले की टोन से पता चलती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके व्यवहार से। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी गुड इन चेकिंग द इंटेंशन। तो जो भी इंसान आपको कह रहा है, पहले उसकी इंटेंशन देखें कि इंटेंशन आपको सुधार करने की है या आपको नीचा दिखाने की है। चेक द इंटेंशन। सेकंड, चेक द क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। पहले इंटेंशन चेक कर लें, सेकंड अथॉरिटी चेक कर लें कि जो इंसान फीडबैक क्रिटिसाइज कर रहा है वो खुद अथॉरिटी है भी कि नहीं है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कॉलेज पास करके आप एक डांसर बनना चाहते हैं, but your mother or father is coming and they're giving you a feedback, advice. No, you should join a job. Now, in this feedback, their intention is positive. Intention तो positive है, मगर क्या उनकी authority है? Do they know about dancing? Do they have authority in dancing? Authority नहीं है, right? It means you can apply perception is projection, and it is not necessary that you have to take a decision in pressure. You should follow your own passion. मैं 2010 की बात है, 9.5 लाख रुपए का पैकेज लग रहा था सीमेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कोर कंपनी में। ठीक है, और मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें तो ये मतलब कि सपने के जैसा लगता है, ऐसी स्थिति थी। बट मैंने वो पैकेज नहीं लिया, एंड आई डिसाइडेड टू चूज माय पैशन। ठीक है, माय पेरेंट्स वर कंप्लीटली अगेंस्ट मी। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। उन्हें लगा कि बच्चे ने धोखा दे दिया, जिंदगी भर इसको पाल पोस के बड़ा किया, ही इज सेल्फिश। उनका उस समय ये परसेप्शन था कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, सिर्फ अपना सोच रहा हूँ और परिवार का नहीं सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं बिट्रेल किया है मैंने। ठीक है, so their intention was good, but they were not in a position of authority। अथॉरिटी वो किस लेवल पे? अगर पिक्चर में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो अगर राजीव मसंद है तो मैं उसको लूंगा ना पॉजिटिव फीडबैक में। अथॉरिटी तो होती है, पता चलती है ना अथॉरिटी। ठीक है, अगर आपको कोई क्रिकेट पे एडवाइस दे रहा है तो उसने खुद कितना क्रिकेट खेल लिया पहले वो तो देखेंगे आप। वरना भारत में तो हर गेम में टीवी में देखते देखते हर कोई एडवाइस दे रहा है। विराट कोहली को यहाँ है ना ड्राइव कर देता तो बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है धोनी को ये वाला बॉलर डालना चाहिए था, ये वाला बॉलर गलत लिया है ये। ठीक है, अथॉरिटी तो क्लियरली पता चलती है कि जिस सब्जेक्ट पे बंदा फीडबैक दे रहा है उस सब्जेक्ट पे क्या उसका एक्सपर्टीज लेवल है क्या।
इतना वो समझता है उसको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। तो दिस इज हाउ यू कैन, एक हाइजीनिक वे में, हेल्दी वे में यू कैन डील विद क्रिटिसिज्म, ठीक है। इंटेंशन राइट नहीं है, जस्ट इग्नोर। बट सर पेरेंट्स डोंट हैव अथॉरिटी, नहीं, यहाँ पे अथॉरिटी, पेरेंट्स की अथॉरिटी तो है ही हमारे पे, लेकिन उस चीज पे अथॉरिटी है क्या उनकी? मतलब क्या वो मेरे पैशन को समझते हैं, उसको समझ करके वो मुझे गाइड कर रहे हैं क्या? कि जो मैं कोचिंग कर रहा हूँ उस एरिया में उनकी एक्सपर्टीज है, क्या वो उस गेम को समझते हैं, क्या वो उस बिजनेस को समझते हैं, राइट? उसमें अथॉरिटी नहीं है ना। क्लियर है जी? परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। ये हर्ट में काम करता है, जब आप हर्ट रोज दूसरों की बातों से, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए, कि जो भी लोग अपने आसपास के लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं, उनके ओपिनियन से प्रभावित होते हैं, उन सब के लिए परसेप्शन इज प्रोजेक्शन एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है। प्लस खुद के लिए भी, अपनी रिजिडिटी को बाहर करने के लिए भी बहुत खूबसूरत फ्रेम है ये। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन का मैंने एक और मीनिंग बताया आपको, दैट मैप इज नॉट द रियलिटी। यानी कि मैप सच्चाई नहीं होता है, मैप सिर्फ एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज का। जैसे मैं एक बोलूं प्लेन,